हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से परीक्षा में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हमारे जो बीपीएड एमपीएड के भाई बहन हैं वो सारे लोग यहाँ से क्वेश्चन गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। तो ये बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में। चाहे वो टीजीटी हो, एलटी हो, पीजीटी हो, बिहार टेट हो, बिहार की मेंस परीक्षा हो, राजस्थान हो, यानी कि हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 6 से 7 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, इसका क्या महत्व है खेलों में, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस में रहता है किन्सियोलॉजी ऑफ बायोमैकेनिक्स। इसके बारे में जानेंगे किन्सियोलॉजी क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है। किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स प्राणी गतिकीय, क्या है, प्राणी गतिकीय या पेशी विज्ञान। पेशी विज्ञान को ही किन्सियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी हिंदी है, पेशी विज्ञान किन्सियोलॉजी या प्राणीय गतिकी। ठीक है, प्राणी गतिकी। उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जिन शब्दों में लॉजी लगा हो तो वो शब्द कैसे होंगे, ग्रीक भाषा के होंगे। कैसे होंगे, ग्रीक भाषा के। और जिन शब्दों में पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा के होंगे। अधिकतर 95% जिन शब्दों में लास्ट में कल्चर लगा होता है, जैसे पिसी कल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पे ये बात। और जिस शब्दों के लॉजी लगा होगा, सेरोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ये सब ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। जिन शब्दों में लॉजी लगा होगा वो कैसे होंगे, ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। अर्थ, इसका जो अर्थ है गति का अध्ययन करना। क्या अर्थ है, गति का अध्ययन करना। कैनेस मतलब गति, लोगस माने अध्ययन। ठीक है, गति का अध्ययन ही किन्सियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसीलिए इसे प्राणी गतिकीय बोलते हैं या पेशी विज्ञान भी बोलते हैं। प्राणी के शरीर की गति के विषय में अध्ययन किन्सियोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, बात आती है खोज की। जो किन्सियोलॉजी की खोज है वो अरस्तु ने की है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किन्सियोलॉजी के जन्मदाता कौन है, अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अरस्तु। गति विज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है, अरस्तु को। एक गैलन नाम के व्यक्ति थे, 130 से 210 ईस्वी में ने सबसे पहले बताया कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि मानव पेशियों में संकुचन होता है। इन्होंने बता दिया था कि मानव पेशियों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अरस्तु ने इसे सही से समझाया और इन्होंने इनको ही गति विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, यहाँ पे किन्सियोलॉजी के बारे में समझ गए हैं। अब आती है बात किन्सियोलॉजी जो प्राणी गतिकीय या पेशी विज्ञान है, इसको देखो। लियोनार्डो दा विंस ने कहा था जो उतरता है मतलब सीढ़ियों से जो उतरता है वह छोटे पग लेता है। कैसे, छोटे पग लेता है क्योंकि उसके शरीर का भार पिछले पैर पर होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है जो चढ़ाई करता है, कहीं भी चढ़ता है, उतरता है और चढ़ता है। उतरते पे क्या है, वह अपने पग, अपने कदम छोटे छोटे रखेगा, और जो चढ़ेगा वह लंबे पग लेता है क्योंकि उसका भार अगले पैर पर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जॉन हंटर ने कहा है पेशीय कार्य का उद्गम निवेशन के बारे में बताया है इन्होंने। और एन एम एल्बोलिक ने कहा था एक जो गतिहीन शरीर नष्ट हो जाता है, एक गतिहीन शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है और स्थिर जल की भांति सड़ जाता है। ठीक है, स्थिर जल की भांति सड़ जा, अगर किसी शरीर में गति ही ना हो तो वो मृत के समान है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये परिभाषित किया है। आगे देखेंगे। अब बात आती है, हमने किन्सियोलॉजी के बारे में देख लिया था, अब हम जानेंगे बायोमैकेनिक्स। इसमें दो हैं, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स को हम मोटा मोटा समझेंगे ये क्या होता है। इसे हिंदी में जैव यांत्रिकी विज्ञान कहते हैं या प्राणी यांत्रिकी विज्ञान भी
कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन सीधा पूछता है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन भी ये ना मिले तो प्राणी यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे चलो बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत। प्राणी तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे उपकरणों की गति के विषय में अध्ययन। जो उपकरण हैं, प्राणी के द्वारा जो उपकरण प्रयोग में किए जा रहे हैं, उपकरण की गति के विषय में अध्ययन। ठीक है, ग्रीक का शब्द है बायो माने जीवन और मैकेनिक्स माने मशीन। मनुष्य के शरीर का गति के रूप में अध्ययन ही बायोमैकेनिक्स कहलाएगा। बर्टलेट आर के अनुसार खेल कूद में मनुष्यों की गति व अध्ययन को जो यांत्रिकी विज्ञान बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, खेल कूद में मनुष्य की जो गति व अध्ययन को जो यांत्रिक विज्ञान कहा जाता है। आगे देखेंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है घर्षण। क्या आता है? घर्षण, फ्रिक्शन। इसे देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। बात समझ लो यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। घर्षण बल के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 धनात्मक घर्षण बल, नंबर 2 ऋणात्मक घर्षण बल। धनात्मक घर्षण बल में क्या होता है? जो किसी वस्तु की गति में सहायता करे, जो किसी वस्तु की गति में सहायता करे उसे हम धनात्मक घर्षण बल कहते हैं। और दूसरा, जो किसी वस्तु की गति का विरोध करे, सहायता ना करे, उसका विरोध करे तो उसे ऋणात्मक घर्षण बल कहते हैं। अब बात आती है घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण बल को दो प्रकार के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। नंबर 1 सतह का खुरदरा होना। सतह का खुरदरा होना यानी कि जब कोई चीज़, हमारी जमीन जब खुरदरी होगी सतह, तो क्या होगा? घर्षण बल कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा है सतह का स्मूथ यानी चिकना होना, तो इसका क्या? घर्षण कम होगा। कोई चीज़ जब चिकनी है जमीन तो वहाँ पे घर्षण, कोई चीज़ खींच के ले जानी है तो घर्षण कम लगेगा। ठीक है, कम ताकत लगानी पड़ेगी, वो खिसकता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये बल का दिया है। अभी आगे देखते हैं ये घर्षण के बारे में। इसके बाद हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें देखें क्या होता है? गुरुत्व केंद्र, वस्तु का मध्य बिंदु जहां से वस्तु चारों दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त हो, चारों दिशाओं में घूमने के लिए मुक्त हो, वही क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 2, वह बिंदु जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, समस्त भार कार्य करता है तो क्या होगा? गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। तीसरा, जहां पर तीनों तल, कितने? तीनों तल, सैस्टल, फ्रंटल और ट्रांसफर मिलती हैं, उस स्थान को सीजी पॉइंट, क्या बोलते हैं? सीजी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कॉर्डिनल पॉइंट भी इसे कहा जाता है। जहां पे तीनों तल मिले, कौन कौन से? सैस्टल और फ्रंटल और ट्रांसफर, तीनों मिले तल, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, आगे देखें। लंबाई के 75 से 60% भाग पर गुरुत्व केंद्र निहित है। स्त्री, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा गया है। स्त्री के शरीर का गुरुत्व केंद्र जो है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, पुरुष की अपेक्षा नीचे होता है। ठीक है, पुरुष की अपेक्षा नीचे होता है। बच्चों में बड़ों की ऊंचाई, सीजी पॉइंट। उसके बाद अतिरिक्त वजन रखने पर सीजी पॉइंट जो गुरुत्व केंद्र है, सीजी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्थान परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये इंसान जो दिख रहा है, इस इंसान का जो गुरुत्व केंद्र है वो ठीक पीठ पे ठीक नीचे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये गुरुत्व केंद्र दिख रहा है। इसमें क्या होगा? हमारा सैस्टल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसफर प्लेन, तीनों प्लेन यहाँ पे एक बिंदु पे मिलते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए, ये होता है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। महिलाओं का पुरुष की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र। आगे देखेंगे, ये देखिए, इस देखिए यहाँ पे सैस्टल प्लेन, ट्रांसफर प्लेन और नीचे फ्रंटल प्लेन, तीनों प्लेन के बारे में बताया गया। तीनों प्लेन देखो कहाँ पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं बीच बीच में, यहाँ पे जो मिल रहे हैं इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात आती है इन प्लेन के बारे में, थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। जो सैस्टल प्लेन है, सैस्टल प्लेन है
ये क्या करता है, ये इंसान की बॉडी को लेफ्ट और राइट भाग में बांटता है। कौन से भाग में? लेफ्ट और राइट भाग में, ठीक है, लेफ्ट राइट भाग में बांटेगा सेस्टर प्लान। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्म प्लान। ये क्या करता है, ये बॉडी को ऊपर और नीचे भाग में बांटेगा। कैसे बांटेगा? ऊपर और नीचे भाग में, ठीक है। आगे देखेंगे, तीसरा है फ्रंटल प्लान। फ्रंटल प्लान क्या होता है? फ्रंट और पीछे, आगे और पीछे फ्रंटल बांटेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। फ्रंटल मतलब फ्रंट यानी कि सामने और पीछे का, ठीक है, फ्रंटल प्लान बांटेगा। आगे देखेंगे बल, फोर्स के बारे में देखते हैं, फोर्स क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल दो प्रकार का है, आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होता है? इसको मस्कुलर फोर्स उपनाम से भी जाना जाता है। मांसपेशियों के सिकुड़ने अथवा फैलने से बल की उत्पत्ति होती है, ठीक है, मांसपेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से बल की उत्पत्ति होती है। बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है वे बल जो किसी वस्तु के जड़त्व और आकृति दोनों में परिवर्तन ला दे, ठीक है, दोनों में परिवर्तन लाते हैं, उसी को बाह्य बल कहते हैं। अब बात करेंगे बाह्य बल के जो है प्रकार, इसमें देखते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है प्रतिरोध बल, चौथा है अवकेंद्रीय बल और पांचवा है अपकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय बल क्या होता है? अवकेंद्रीय बल केंद्र की ओर, जो केंद्र की ओर लगे उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो केंद्र से बाहर लगे, जो केंद्र से बाहर लगे उसे अपकेंद्रीय क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बात समझ लो, यहाँ पे केंद्र से जो बाहर लगे वो अपकेंद्रीय, और केंद्र के जो अंदर लगे वो अभिकेंद्रीय, ठीक है। यहाँ पे दिमाग में ये बात डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना, कई बार पूछेगा। अब बात आती है न्यूटन के गति के जो नियम हैं। न्यूटन ने गति में 3 नियम बताए हैं, उन नियमों के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायोमैकेनिक्स में, ठीक है। देखते हैं न्यूटन के जो गति के नियम, 3 नियम इन्होंने बताए। कितने? 3 नियम का प्रकाशन 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने किया है। तो इनका पहला जो नियम है, पहला नियम है, प्रथम नियम, उसे कहते हैं जड़त्व का नियम, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। जड़ता का नियम इंपॉर्टेंट रहेगा। अकर्मणता का नियम इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाला वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इनर्शिया एक याद कर लो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये सारे रहेंगे, जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मणता का नियम, और इसे एक कई बार पूछा गया है, गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो का नियम जो है न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे ही सीधा सीधा पूछता है क्वेश्चन, और ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग यहाँ पे समझ लीजिए, वैसे आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा बस देख लीजिए एक बार, सब आ जाएगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आगे देखेंगे, यदि कोई, इसमें देखो क्या बताया है न्यूटन ने, जो प्रथम नियम दिया है इसमें उन्होंने कहा है, इन्होंने सिद्ध किया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में पड़ी है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी पड़ी है, तो वो रुकी ही रहेगी। कब तक? देखो कब तक रुकी ही रहेगी। और उन्होंने कहा वाह गति अवस्था में है, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गत अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर कोई चीज़ रखी हुई है, पड़ी हुई है, अगर उस पर कोई बल लगाया जाएगा तभी तो वो अपना स्थान छोड़ेगी। बात समझ रहे हो? अगर कोई गतिमान है तो उस पर जब तक कोई बाहरी बल लगाया जाएगा तभी तो वो रुकेगी। हम बाइक पे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बाइक अपने आप चलती रहती है, एक्सीलेटर नहीं भी लेते तब भी चलती है, लेकिन जब उसको ब्रेक लगाते हैं, उसमें बल लगाते, ब्रेक का जब पैर दबाते हैं गाड़ी का, तो उसमें क्या होता है? बल लगाया, जब बल लगाएगा तो क्या होगा? वो रुक जाएगी। कोई चीज़ गतिमान है, गतिमान में भी बल लगा के रोकना पड़ेगा, और कोई चीज़ खड़ी है, विरामावस्था में है, उसको भी चलाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात इन्होंने यहाँ समझाई है।
तो जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व का नियम, उन्होंने यही बात इसमें बताई है। तो कोई चीज़ अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में भी रहेगी, और कोई चीज़ गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, याद रख लेना इसे। विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसके उदाहरण हैं जैसे जैसे नाव खेना यानी कि रोइंग, स्प्रिंट दोनों में स्टाल लेना, रोमन रिंग का प्रारंभ, हैमर थ्रो का प्रारंभ, कुश्ती के विरोधी को ऊपर उठाना, कुश्ती में विरोधी खिलाड़ी को ऊपर उठाना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब नाव खेना, जब तक नाव पड़ी है तब तक वो पड़ी है, जब तक उसमें बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक उसे चाप से नहीं खींचेंगे तब तक वो नाव आगे नहीं जाएगी। ठीक है, और जब आगे चलने लगेगी तो चाप को हमें उल्टा करना पड़ेगा, तब वो धीरे से ब्रेक लग के वहाँ रुकेगी, क्योंकि फिर बल लगाना है। बस ये बात समझ लो। आगे देखते हैं दूसरा नियम। न्यूटन का जो दूसरा नियम है इसे बोला गया है संवेग का नियम, और इसका दूसरा नाम त्वरण का नियम। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, केवल नाम याद रख लेना। संवेग का नियम, त्वरण का नियम। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम। तीन याद रखना जी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम। बल प्रतिफल का नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यही पूछा गया था अभी बिहार में, बिहार की जो मेंस परीक्षा थी उसमें ये पूछा गया था, दूसरा नियम। ठीक है, इसमें देखो क्या है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। नोट दिया है, यह नियम लगाए गए बल, द्रव्यमान तथा त्वरण के मध्य आपसी संबंधों को बताता है। किसी वस्तु का त्वरण क्या है? संबंध। प्रथम इसमें क्या है? संबंध। बहा बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बहा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्वितीय क्या है? द्वितीय संबंध इसमें क्या है? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण के नियम के उदाहरण जैसे रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षेपित करना, कुएं से पानी खींचते हुए रस्सी का टूट जाना। ठीक है, ये दूसरे नियम के उदाहरण हैं। इसी को संवेग का नियम, त्वरण का नियम और बल प्रतिफल का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरा। अब न्यूटन का जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, काउंटर फोर्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन। ठीक है, इसके नाम याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हमें भी लगाती है। बात को यहाँ समझो, क्रिया के बाद तुरंत प्रतिक्रिया करती है, तो इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा गया है। पहले बल को क्रिया, दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहा गया है। ठीक है, जैसे क्या होता है? जैसे तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तैराक कब आगे बढ़ेगा? जब वो पानी में हाथ मारेगा तब वो आगे जाएगा। ठीक है, जब वो क्रिया करेगा तभी तो आगे प्रतिक्रिया होगी। ऐसे ही पैदल चलना, जब पैदल चाल, बंदूक चलाने पर पीछे गिर जाना, यानी कि जब बंदूक चलाते हैं तो गोली तो आगे निकलती है लेकिन झटका पीछे की तरफ लगता है बंदूक का, तो यानी कि क्रिया आगे हुई और झटका पीछे की तरफ लगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, गेंद का ड्रिबलिंग करना, बास्केटबॉल में जब गेंद को ड्रिबल करते हैं, जमीन पे मारते हैं, जमीन पे मारेंगे तभी तो वो ऊपर आएगी दोबारा हाथ में। भाई जब जमीन पे मारेंगे फिर ऊपर आएगी, जमीन मारेंगे फिर ऊपर आएगी। ड्रिबलिंग जब करते हैं तभी बास्केटबॉल में जब ड्रिबलिंग करेंगे तो क्या होगा? तभी वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। ठीक है,
बॉल को दीवार पर सीखना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नया सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना, ये सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो तीसरा नियम है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखना इसे, अच्छे से समझना। आगे देखते हैं संतुलन। संतुलन जो है